हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण हेडिंग है कि मंदिर पक्ष को ज्ञान व्यापी परिसर में मिला है नियमित पूजा का अधिकार। ये अदालती आदेश है और 30 साल बाद व्यास जी के तहखाने में होगी नियमित पूजा अर्चना। अब ये जो ज्ञान व्यापी परिसर है उसमें पूजा पाठ को लेकर जो याचिका थी उसको मंजूर कर ली गई है और अब वहां पर नियमित तौर पर जो पूजा है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पिक के माध्यम से समझाया गया है, ये देखिए पूरा ज्ञान व्यापी परिसर है। हालांकि ज्ञान व्यापी मंदिर जो परिसर है उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2024 सेक्शन में आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा विवाद और ये कब से शुरू हुआ, क्यों हो रहा है, परिसर में क्या क्या है, ये सभी जानकारियां आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। फिर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ये पूरा ज्ञान व्यापी परिसर है और जो शिवलिंग बताई जा रही है वो यहाँ पर है। पानी की जो टंकी है जिसे वजू खाना बोला जाता है, वहां पर जब पानी को हटाया गया, पानी निकाला गया तो वहां पर एक शिवलिंग की आकृति निकली। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो फव्वारा है क्योंकि शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से कट का निशान है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इसको फव्वारा दर्शाने के लिए ये कट का निशान लगाया गया है। हालांकि ये है शिवलिंग। अब ये है तहखाना जहां पर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं और कुछ शिलालेख इसी तहखाने में मिला है जहां पर व्यास जी और उनका परिवार यानी कि खानदानी जो परंपरा है वो चलती आ रही थी, पूजा पाठ होता चला आ रहा था। यहां तक कि जो भी रामायण का पाठ किया जाता था उसका सभी सामान भी इसी तहखाने में रखा जाता था। और फिर ये क्यों बंद हो गया रखा जाना, ये हम आगे न्यूज में डिस्कस करेंगे। और ये है नंदी महाराज यहां पर, यानी शिवलिंग से इनकी इतनी दूरी है। तो जाहिर सी बात है अगर नंदी यहां पर है तो शिवलिंग कहां है? शिवलिंग ये है और इसको बाद में मस्जिद बनाया गया है। और कई पिक भी ऐसी मिली हैं जिससे साफ साफ तौर पर प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो ज्ञान व्यापी परिसर बना है वो उसको मस्जिद बाद में बनाया गया है, पहले ये मंदिर ही था। अब इसमें दिसंबर 1993 के बाद जो पुजारी व्यास जी को प्रांगण के बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, और यानी इस वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। पर्याप्त आधार है कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी ब्रिटिश शासन काल में भी वहां पर काबिज थे, वहां की पूजा अर्चना करते थे। डीएम 7 दिन में करेंगे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड तय करेगा पुजारी का नाम। यानी ये जो तहखाना जो बताया जा रहा है व्यास जी वाला, ये एक निजी संपत्ति बताई जा रही है। इस पर आर्टिकल है एक न्यूज़, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी फिलहाल में इतना ही है कि जो ज्ञान व्यापी परिसर है उसमें अदालती आदेश आ गया है और जिलाधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इसमें पूजा अर्चना की व्यवस्था करें। और उसमें पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने वादी की मांग को स्वीकार करते हुए तहखाने में स्थित मूर्तियों की नियमित पूजा पाठ और जो भोजन या भजन जो भी है वो करने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए पुजारी का नाम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड तय करेगा और डीएम 7 दिनों के भीतर ये पूरी व्यवस्था कर देंगे। जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि वादी के प्रार्थना पत्र का उल्लेख से पता चलता है कि जो पूजा पाठ है वो उनका वंश ही करता आया है। मुकदमे में अदालत ने प्रतिवादी अंजुम इंतजामिया मसाजिद की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। मस्जिद पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि व्यास परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कभी उक्त तहखाने में कोई पूजा नहीं की है, जबकि दिसंबर 1993 के बाद से जब पूजा रोकी गई, यानी कि जो दंगा हुआ था 1992 में, उससे पहले व्यास जी ही इसकी पूजा करते थे। और जब मस्जिद गिराई गई थी बाबरी मस्जिद, उसके बाद से सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और इस तहखाने को बंद कर दिया गया था। उसमें एक चाबी थाने में रहती है और एक चाबी आज भी व्यास जी के पास है। तो ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि व्यास जी ही वहां पर पूजा पाठ किया करते थे और फिर से अब वहां पर पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हेमंत
सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार, नए सीएम के लिए चंपाई सोरेन का दावा। अब देखिए, गिरफ्तारी के पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। चंपाई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। हालांकि पहले इनकी वाइफ कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी, लेकिन उसमें जो वैधानिक अड़चनें आ रही थी, क्योंकि अब वहां पर विधानसभा में चुनाव को सिर्फ 11 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव कराना, क्योंकि वो विधायक नहीं है, तो पहले तो उन्हें विधायक बनाना होगा। तो विधायक बनाने के लिए इतनी 11 महीने में ही चुनाव जब होने वाले हैं, तो चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इसलिए इन्होंने विकल्प के तौर पर चंपाई सोरेन को जगह दी है। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनमोहन सिंह कहे जाते हैं, यानी कि विश्वसनीय हैं, इसलिए इनका नाम आगे दिया गया है। अब आते हैं इनकी गिरफ्तारी पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची जमीन घोटाले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रांची स्थित सीएम आवास में ईडी ने उनसे दोपहर से लेकर रात 8 बजे तक लंबी पूछताछ की। रात लगभग 8:30 बजे हेमंत सोरेन राजभवन जाकर त्यागपत्र उन्होंने सौंप दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। और जो समर्थन दिया गया है 47 विधायकों का, उसको लेकर अभी राज्यपाल 1 से 2 दिन का समय भी ले सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल हैं और चंपाई 3 जो बसों से सत्ता पक्ष के विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे थे। मतलब पूरी प्लानिंग थी कि कैसे क्या करना है। हेमंत की गिरफ्तारी की आशंका जो जताई जा रही थी, वैसा हुआ भी। इसकी पुख्ता तैयारी सीएम ने पहले ही कर ली थी, यानी हेमंत सोरेन ने पहले ही कर ली थी। सभी विधायकों को अलर्ट मोड में रखा गया था कि आप राजभवन में जाके हाजिरी देंगे, क्योंकि सरकार नहीं गिरनी चाहिए। सोरेन ने भी उनसे मुलाकात की, सभी विधायकों से मुलाकात की और ईडी ने उन्हें रिमांड पर भी ले जा सकती है, ऐसी आशंका जताई थी और वही हुआ भी है। तो अब जो स्थिति है वो बदल गई है। चंपाई सोरेन 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया है जमीन घोटाले में, उसके बारे में भी जान लीजिए कि ये जमीन घोटाला है क्या। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो ईडी ने जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है वो रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में स्थित कुछ महंगे भूखंडों से संबंधित है, जिनकी डीड में हेरा फेरी कर अवैध तरीके से खरीद और बिक्री की गई थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रांची समेत झारखंड के कई जगह भू माफिया का एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की मिली भगत से दस्तावेज में हेरा फेरी करके ऐसे भूखंडों को भी अवैध तरीके से बेच रहा है, जिनकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में तो गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये अगर इस तरीके से अराजकता फैलेगी, यानी कि सरकारी जमीन को आप कन्वर्ट करके अपने निजी प्रयोग में ला रहे हैं और फिर उसे अपने नाम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य की जनता के साथ और देश के साथ धोखा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से सच हुई सदियों की आकांक्षा, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति का संबोधन था। द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। मजबूत सरकार से बनी राम मंदिर व अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसलों की राह। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों की झलक दिखाई द्रौपदी मुर्मू ने। अगले 5 साल के लिए जो भविष्य होगा 25 साल का, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और लोकसभा चुनाव से पूर्व मजबूत और स्थिर सरकार के क्या फायदे होंगे और क्या सियासी संदेश होगा, वो भी उन्होंने बताया है अपने अभिभाषण में। द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया, जिसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और मोदी सरकार के 10 वर्षों की जो उपलब्धि है उसको बताया, जैसे कि 370 अनुच्छेद हटाना, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। इन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया है अपने भाषण में। उन्होंने बोला कि मोदी सरकार चुनावी वादों को हकीकत में बदलने के इरादे में विश्वास करती है और इन बड़े फैसलों का श्रेय पूर्ण बहुमत की सरकार को देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीयों का संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में राष्ट्रपति के स्थिर और मजबूत सरकार की बात को दर्शाया गया। उन्होंने साफ आशय किया कि अगले 5 साल में जो विकास का रोड मैप है वो और मजबूत होगा। संसद के नए भवन में अंतरिम बजट सत्र के पहले दिन संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा चैम्बर में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सारी बातें बोली हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी अंतरिम बजट। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करेंगी और ये उनका छठा बजट होगा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। यह बजट देश के विकास की दिशा को बदलेगा और एक नया मार्गदर्शक के रूप में बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बजट सत्र आरंभ होने से पहले उसके साफ संकेत दिए हैं कि ये जो बजट होगा वो दूरगामी परिणामों को लेकर आएगा। 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब चुनाव का समय निकट है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर आएंगे। ये नियम है कि जिस वर्ष चुनाव होते हैं वो, या फिर किसी राज्य में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में, विधानसभा में भी अगर उस वर्ष चुनाव है तो जो बजट है वो आंतरिक बजट लाया जाता है, यानी कि आधा बजट या फिर एक रोड मैप दिया जाता है। पूर्ण बजट जो होता है वो चुनाव के बाद, अगर वही गवर्नमेंट रहती है तो उसको कंटिन्यू करती है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो नई गवर्नमेंट नया बजट पेश करती है। तो अभी फिलहाल में ये अंतरिम बजट है। पूर्णकालिक बजट मई या फिर जून में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब ममता ने दिया इंडिया से अलग होने के साफ संकेत, यानी कि INDIA जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसमें ममता ने उसको झटका दे दिया है और कहा है कि भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी माकपा के साथ गठबंधन की जिद पर अड़ी हुई है। माकपा से 36 का आंकड़ा माना जाता है ममता बनर्जी का। उन्होंने बोला कि मालदा और मुर्शिदाबाद की सभाओं में कि अगर माकपा के साथ गठबंधन कांग्रेस करती है, उनके इशारों पर चलती है, तो मेरा वहाँ रहना, इस गठबंधन में रहना मुश्किल होगा। यानी कि पहले तो मैं कांग्रेस को 2 सीटें देने की संभावना तलाश रही थी, लेकिन अब उन्हें एक भी सीट नहीं दी जाएगी क्योंकि उनके एक भी विधायक तो है नहीं। तो जब विधायक ही नहीं है तो फिर कैसे उनको लोकसभा जैसी महत्वपूर्ण चुनाव में सीटें दे दी जाए। जाहिर सी बात है कि अब ये पूरा जो इंडिया गठबंधन है चुनाव आते आते पूर्ण रूप से बिखरना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी इससे अलग होने का मन पहले ही बना चुकी है, क्योंकि वो दिल्ली में भी बंटवारा नहीं चाहती है और पंजाब में भी पंजाब में तो एक भी सीट नहीं देना चाहती है लोकसभा की। तो ये एक कठिन परिस्थिति आ गई है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि एक मजबूत गठबंधन माना जा रहा था एनडीए के खिलाफ, जो अब बिखरता हुआ दिख रहा है और शायद चुनाव तक ये समाप्त भी हो जाए। हिमपात ने पर्वतीय राज्यों में दी है राहत, इसको स्किप करेंगे न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वर्षा से बदला मौसम का मिजाज, 4 डिग्री गिरा तापमान, दिल्ली में थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है। केजरीवाल को 5वां सम्मान मिला है। इससे पहले 4 सम्मान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मिल चुके हैं और तब भी इन्होंने उल्टा पत्र लिखकर, यानी कि 5 सम्मान के बाद उन्होंने खुद ईडी को पत्र लिखा और बताया कि जो आप सम्मान भेज रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, इस पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे किस तौर पर बुला रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं या फिर एक मुख्यमंत्री पद की हैसियत से बुला रहे हैं? पहले ये स्पष्ट किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है और 5 बार इन्हें सम्मन दिया जा चुका है। केजरीवाल को गत 21 दिसंबर, 2 नवंबर, 3 जनवरी और 18 जनवरी तक कई बार सम्मन दिया जा चुका है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। ताज़ा नोटिस जारी करके ईडी ने केजरीवाल की इस दलील को फिर से खारिज कर दिया है कि उन्हें जारी किए गए जो सम्मन है वो कानून के अनुपूरक नहीं है, अनुरूप नहीं है। मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपित जो अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति की 2021-22 की तैयारी के संबंध में उनसे संपर्क करना चाहती है। ईडी कुछ सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इस मामले में पहले ही संजय सिंह और जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि जो उनकी कानून सलाहकार पार्टी जो टीम है वो इस पर विचार विमर्श कर रही है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, पेश होना है या नहीं होना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चिकित्सा उपकरणों के संबंध में भ्रामक जानकारी पर हाईकोर्ट ने जताई है नाराजगी।
देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में भ्रामक जानकारी पेश करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा है कि अदालत आरोप प्रत्यारोपण में पड़ने के बजाय अस्पतालों की स्थिति ठीक करने में मदद करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी हकीकत के संबंध में उसके सामने सही तथ्य रखने चाहिए। पीठ ने कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि संरचनात्मक सुधार हो। अस्पतालों में रिक्तियों और जनशक्ति की कमी के मामले में अदालत ने इस पर कई बार आदेश भी दिया है और बोला है कि भर्तियां की जाएं, स्टाफ बढ़ाया जाए, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और जो उपकरण हैं उनमें जो नए उपकरण हैं उनको यूज़ किया जाए। इस तरीके के जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, राज्यसभा में स्वाति समेत 3 नए सदस्यों ने ली शपथ। राज्यसभा में बुधवार को 3 नए सदस्यों, जिनमें देखिए नाम दिए गए हैं यहाँ पर, सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता यानी कि एनडी गुप्ता, स्वाति मालीवाल ने शपथ ली है। ये दिल्ली महिला जो बोर्ड है उसकी अध्यक्ष थी। बाद में सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने संधू को खासतौर यानी कि सतनाम सिंह संधू को खासतौर पर बधाई दी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने इतिहास रचा है। नई संसद भवन में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने शपथ ली है। मालीवाल को दोबारा शपथ लेनी पड़ी क्योंकि उन्होंने शपथ जो स्पीच थी, कई शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी तरफ से किया था, इसलिए उन्हें दोबारा शपथ लेनी पड़ी थी। और जो नए वहीं गुप्ता और मालीवाल दिल्ली से निर्विरोध चुने गए हैं और संधू मनोनीत किए गए हैं। तो मालीवाल पार्टी ने सुशील गुप्ता के स्थान पर नामित किया गया था, यानी मालीवाल को, स्वाति मालीवाल को सुशील गुप्ता के स्थान पर नामित किया गया था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति संधू को मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो ये 3 सदस्य दिल्ली से यानी आम आदमी पार्टी के 3 चेहरे हैं जो लगभग निर्विरोध चुने गए हैं। बिना पीएसयू प्रमाण पत्र वाले वाहनों का पेट्रोल पंप पर कटेगा चालान। एक नई व्यवस्था आ रही है, आप भी सजग हो जाइए। अभी तो ये हाल फिलहाल में नई दिल्ली में ही है कि नंबर प्लेट से ही पता चल जाएगा कि आपका प्रदूषण जो प्रमाण पत्र है पीएसयू वो बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो जो पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए जा रहे हैं उससे एक फ़ोटो खींची जाएगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा कि 3 घंटे के अंदर आप जो प्रदूषण सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवाएंगे तो ई चालान जनरेट हो जाएगा और आपको वो ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगा। तो ये एक व्यवस्था की जा रही है और अभी ये एक ट्रायल बेसिस पर है, नई दिल्ली में ही सिर्फ शुरू किया जा रहा है। अभी तक होता क्या था कि लोग निजी प्रयोग के लिए जो आसपास के इलाके थे उसी में ही वाहन चलाते थे, तो वो सोचते थे कि उन्हें इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ना आरसी कंप्लीट नहीं है या फिर बीमा के जो कागज़ हैं वो पूरे नहीं हैं। तो अब पेट्रोल डलवाने तो वो जाएंगे ही जाएंगे पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ पर अगर उन्होंने पीएसयू नहीं बनवाया है तो वो कैच कर लिया जाएगा, यानी फ़ोटो खींच ली जाएगी और चालान कट जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंफ्रा विकास में भारत का लोहा दुनिया ने माना है और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से विकास हुआ है, 2 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हैं, 4 लाख से अधिक जो काम है सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, 1 नेशन 1 पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई है, 5 शहरों तक सीमित मेट्रो अब 20 शहरों तक पहुंच गई है। तो इस बारे में भी उन्होंने बताया कि 10 वर्षों में किस तरीके से बुनियादी ढांचे में विकास हुआ है, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है और इन कार्यों का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। एक बड़ी चुनावी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को आसान बना दिया है। गांवों में भी सामान्य खरीद के लिए जो बिक्री है वो डिजिटल तरीके से की जा रही है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में भी अब ऑनलाइन शॉपिंग होती है। लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर जितने भी ऑनलाइन ब्रांड होते हैं उन सबको अपने घरों पर मंगा लेते हैं, यानी कि एक तरीके से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है।
यहाँ पर उन्होंने यूपीआई के आंकड़ों की भी बात करी है कि 46% लेन देन अब यूपीआई के माध्यम से हो रहा है और पिछले महीने ही यूपीआई से 1200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, यानी 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और जिनकी रुपए में कीमत है 18 लाख करोड़ रुपए। तो डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग भी आसान हुई है और आने वाले समय में जन आधार यानी कि मोबाइल जो है वो और मोबाइल का प्रयोग और बढ़ता जाएगा। नई परंपरा के तहत सेंगोल के साथ राष्ट्रपति का स्वागत। देखिए, नए संसद जो भवन है बुधवार को एक अनोखी, आकर्षक और नई परंपरा का गवाह भी बना। नए संसद भवन में यह दोनों सदनों की जो पहली संयुक्त बैठक थी, राष्ट्रपति का जो पहला भाषण संयुक्त बैठक थी, पहला भाषण था, अभिभाषण था, लोकसभा के मौजूदा सदस्यों के लिए मेल मिलाप का आखिरी सत्र था। राष्ट्रपति मुर्मू के संसद परिसर में आगमन से पहले ही सेंगोल को उसके लिए निर्धारित स्थान स्पीकर के आसन के दाएं कोने में से निकालकर पूरे सम्मान के साथ गज द्वार तक ले जाया गया, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा का जो हॉल था उसमें आने के क्रम में सेंगोल को उनके 5-6 कदम की दूरी पर लोकसभा के वरिष्ठ मार्शल राजीव शर्मा आगे लेकर चल रहे थे। देखिए, ये है पिक और इसमें आपको जो ये वाइट ड्रेस में दिख रहे हैं यही सेंगोल का जो प्रतीक चिन्ह है उसे लेकर आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अर्थव्यवस्था को शीर्ष 5 में से एक बनाया गया है और बनाने का लक्ष्य आगे और भी रहेगा, यानी कि तीसरे स्थान पर लाने का इसका लक्ष्य रहेगा। $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने की बात कही जा रही है 2030 तक और 2047 तक जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, उसको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर प्रमुखता से रखा कि जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, आने वाले समय में ये विकास भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है जिस तरीके से ढलान पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के दौर में है, तो ये भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मोदी सरकार में पहली बार क्या क्या हुआ है। देखिए, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। भारत ने एशियाई खेलों में भी पहली बार 100 से ज्यादा पदक जीते। भारत ने अपना पहला सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु बनाया। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS यानी विपिन रावत की तैनाती हुई थी, जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई गई थी। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया। ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है। लाखों आदिवासी परिवारों को अब जाकर पाइपलाइन से शुद्ध पानी मिला है। पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजाति की सुध ली गई है और आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रही है। पहली बार के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया जिसमें इस कमी को दूर किया गया और पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई। EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो होता है उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको भी आरक्षण प्रदान किया गया। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं जो शुरू की गई हैं। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से भी निकाला गया है। इस न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और भाजपा के विपक्ष में रहते सबसे ज़्यादा बाधित हुई संसद, ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये NSSO के भी आंकड़े थे कि पिछले 9 वर्षों में भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, यानी कि उनकी स्थिति सुधरी है। जातिवार जो गणना है उसको लेकर नीतीश ने बोला है कि हमारे काम का श्रेय कुछ लोग ले रहे थे। जाहिर सी बात है, RJD को वो टारगेट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि लालू की पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती थी। जातिवार जो जनगणना हुई उसी से पता चला कि लोगों की स्थिति क्या है। इसलिए बिहार में जो आरक्षण है वो 50% से बढ़ाकर 75% का दायरा कर दिया गया है। वहाँ पर महिलाओं को पहले से ही नौकरी में आरक्षण है। हरियाणा विधानसभा नीरज शर्मा से वापस लेगी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार। इनके ड्रेस को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था और ये कांग्रेस के विधायक हैं जो अब इनसे वापस ले लिया जाएगा, और उस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है।
अब आते हैं व्यास जी वाली न्यूज़ पे, जो हमने पहले पेज पर देखिए 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया तो सुरक्षा कारणों से ज्ञानव्यापी जो परिसर है उसको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उस समय जो सोमनाथ व्यास हैं, जिनको आप पिक में देख रहे हैं, यही पूजा करते थे। ये अब जिनको अधिकार मिला है वो है शैलेंद्र पाठक व्यास। शैलेंद्र पाठक व्यास को ये अधिकार मिला है और ये लड़की के पुत्र को मिलता है, यानी कि सोमनाथ व्यास भी के नाना ने भी इनको ये उत्तराधिकारी बनाया था। अब इन्होंने शैलेंद्र पाठक को उत्तराधिकारी बनाया है और शैलेंद्र पाठक भी अब अपनी लड़की के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो ये एक परंपरा चलती चली आ रही है जो कई वर्षों पुरानी है और सोमनाथ व्यास ही उसमें पूजा पाठ किया करते थे। इसमें बताया गया है कि तहखाने में पूजा पाठ का जो अधिकार था वो सोमनाथ व्यास के पास था और इसमें कई मूर्तियां हैं जिनमें से अधिकतर टूटी हुई हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में उस समय रामायण का पाठ होता था, उसके लिए बड़े हिस्से में तंबू लगाया जाता था, सारा सामान तहखाने में ही रखा जाता था। पंडित सोमनाथ व्यास वहां पूजा पाठ किया करते थे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचा ध्वंस के बाद ज्ञानव्यापी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, तो व्यास जी के तहखाने पर व्यास जी के साथ साथ प्रशासन का भी ताला लग गया था। एक ताले की चाबी व्यास जी के पास तो दूसरी प्रशासन के पास रहती थी। पंडित सोमनाथ व्यास को तहखाना खोलना होता था तो वह इसकी जानकारी चौकी थाने में देते थे और वहां से चाबी आती थी, फिर व्यास जी अपनी चाबी से दूसरे ताले को खोलते थे। तो ये एक परंपरा चली आ रही है और ये इनका अधिकार भी माना जाता है, यानी कि ये बताया जाता है कि इस तहखाने पर व्यास जी का ही परिवार का अधिकार है। अब हम तहखाने की कुछ पिक देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो पिक है, ये जो दूसरी पिक आपको दिखाई दे रही है इसको समझ, ये है गलियारा तहखाने का, यानी कि नीचे उतरने के बाद ये आपको जो दिख रहा है ये लॉन एरिया है। उसके बाद ये कुछ उभरी हुई आकृतियां हैं जो मंदिर या पिलर की जो अवशेष हैं उसके बताए जा रहे हैं। ये देवी देवताओं की मूर्तियां जो उभरी हुई हैं वो बताई जा रही हैं। ये देखिए जो शिलालेख मिला है उसका यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि श्री लगा हुआ है। जब श्री लगा हुआ है तो हिंदू समुदाय में श्री सम्मान का उद्घोषक होता है जो किसी भगवान के लिए यहाँ पर लिखा गया है। अब फिर से एक देवी की मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति देखने को मिल रही है और एक दूसरा जो तहखाना था उसको यहाँ पर दीवार बनाकर बंद कर दिया गया है। ये दीवार खड़ी कर दी गई है और इसको बंद कर दिया गया है। तो ये सब जो प्रमाण हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा गया है, एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से हमारे गणतंत्र के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। और इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है कि गणतांत्रिक मूल्यों से भटकता भारत, राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय का जो घटनाक्रम ये दर्शाता है कि एक राज्य व्यवस्था के रूप में हम गणतंत्र के अपने मूल भूत संवैधानिक सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे संविधान में 2 प्रकार के विचारों का समावेश है। एक है समानता का विचार जो हमारे लोकतंत्र के अंतर्निहित पंथ निरपेक्ष स्वरूप में प्रतिबिंबित होता है, यानी कि सबको समान अधिकार है, सभी धर्मों को अपनाने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, यानी कि वो किस जाति किस धर्म का है उससे भेदभाव नहीं होगा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारत की विविधता को देखते हुए ऐसी व्यवस्था का चयन किया जहां सभी पंथों को बराबर सम्मान मिले। जहां पाकिस्तान ने इस्लाम को राज्य के पंथ के रूप में चुना तो भारत ने ऐसा नहीं किया, इसी कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। दूसरा विचार उस मौलिक अधिकार से जुड़ा है जो प्रत्येक नागरिक को उपासना पद्धति एवं पंथ के प्रचार प्रसार एवं उसके अभ्यास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए देश में यही संवैधानिक व्यवस्था है जहां नागरिकों एवं धार्मिक समुदाय को अंतःकरण और उपासना पद्धति के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, किंतु राज्य को ऐसी कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वतंत्रता नहीं है। यह हमारी राज्य व्यवस्था के पंथ निरपेक्ष चरित्र और अंतर्निहित संवैधानिक मूल मंत्र के अनुरूप ही है जो हमारे गणतंत्र की आधारशिला है। आगे इसमें वो बताते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा, देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि
जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहभागिता स्वयं राजनीति और पंथ के बीच के अंतर को मिटा देती है। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का ही कार्यक्रम में यजमान बनने से हमारी राजनीति का चरित्र बदल गया। यह एक प्रकार से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ही प्रयास है। यहाँ जहाँ राजनीति और पंथ ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हिंदू के रूप में और भी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाना एक तरीके से गणतंत्र, अगर प्रधानमंत्री करते हैं ऐसा तो गणतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा बता रहे हैं। वो एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से हमारे गणतंत्र के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इससे एक समावेशी भारत बनाने के हमारे स्वतंत्र सेनानियों का स्वप्न ध्वस्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने की गांधी जी कभी सराहना नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक किस्सा बहुत विख्यात है उनका कि उन्हें सिंगापुर के चेट्टियार मंदिर में संबोधन के लिए कहा गया। इसके एवज में मंदिर चंदा देने को तैयार था। पहले तो नेताजी ने इनकार कर दिया कि आजाद हिंद फौज का सैनिक होने के नाते वह इसमें नहीं आ सकते हैं। आखिर में उन्होंने चंदा स्वीकार किया और इसी शर्त पर भाषण दिया कि उनके साथ गैर हिंदू भी आएंगे, जबकि मंदिर जो परंपरा के अनुसार गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। मंदिर प्रबंधन सहमत हो गया और नेताजी के साथ आए उनके सहयोगी हबीबुर रहमान, एमजेड कियानी और एके ईसाई अय्यर का भी भव्य स्वागत किया गया। जो मंदिर गैर हिंदुओं के लिए बंद था, उसने उस परंपरा का परित्याग कर उदारता पूर्वक अपने द्वार खोल दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उपासना पद्धति को राजनीति का नहीं, आध्यात्मिक मुक्ति का साधन मानते थे। तो एक तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का आसान लक्ष्य। वैश्विक स्तर पर गिरावट के बीच भी भारत सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देशों की सूची में बना हुआ है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है एम्प्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के इंदौर के निदेशक डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा। देखिए, वो बताते हैं कि जो अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्री की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी विस्तृत रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू में कहा गया है कि अगले 3 साल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। फिर भारत आर्थिक आकार के लिहाज से अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियां भी सहमत हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत मिल रही है। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों के साथ भारत की मित्रता है। तेजी से बढ़ते बाजार के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की ललक दिख रही है। प्रवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 2023 में 125 अरब डॉलर से अधिक धन भारत भेजा गया है। दुनिया में चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत एक नया बाजार देखा जा रहा है। भारत द्वारा G20 की सफल अध्यक्षता से भी नए आर्थिक लाभ की संभावना बनी है, जिससे भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, भारत में विदेशी पर्यटन और भारत के डिजिटल विकास का नया क्षितिज सामने दिखेगा। G20 से दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के मद्देनजर भारत की अहमियत बढ़ेगी। प्राकृतिक संपदा संपन्न अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराकर भारत ने अफ्रीकी देशों से नए आर्थिक लाभ की उम्मीद को बढ़ावा दिया है। यानी कि G20 में अफ्रीका को विशेष तौर पर आमंत्रण दिया गया था, तो अफ्रीका को भी टारगेट कर रहा है भारत। इस वर्ष भारतीय शेयर बाजार भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गत दिनों सेंसेक्स 73,000 तक की ऊंचाई पर पहुंच गया था। अनुमान है कि यह आम चुनाव से पहले 80,000 की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। चुनाव के बाद 2024 के अंत तक 1 लाख के स्तर पर भी यह पहुंच सकता है। इस साल मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, होटल, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल सेक्टर, ई कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी जैसे कई क्षेत्र हैं जो काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमें 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सालाना 7% विकास दर की जरूरत होगी। दुनिया में जो देश गहन संकट से बाहर निकल विकसित और शक्तिशाली बने हैं, उनकी सफलता में अन्य चीज़ों के साथ साथ उनके राष्ट्रीय चरित्र का भी निर्माण
होता रहा है। ऐसे में भारत को भी अब विकसित देश बनने के लिए अपने मूल्यों, संस्कृतियों और अपने नायकों की वीरता की सराहना के साथ विविधता के बीच एकजुटता बढ़ानी होगी। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो इस लक्ष्य को मतलब टच कर भी लेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि भारत को $5 ट्रिलियन की आर्थिकी बनाने में सक्षम होगा अंतरिम बजट, जो आज पेश होने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि 1 फरवरी यानी कि आज पेश होने वाले अंतरिम बजट के विकास को दिशा देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र आरंभ होने से पहले मीडिया के संबोधन में इसके साफ संकेत दिए हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरिम बजट ऐसे विकास का दिशा निर्देश होगा जो अगले 3 साल में जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $3.7 ट्रिलियन का है, यानी हमें हर साल अपनी अर्थव्यवस्था में $0.45 ट्रिलियन जोड़ने होंगे। यह दिशा निर्देश देश के स्वर्णिम विकास को एक नए आयाम पर ले जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आर्थिकी में मजबूती के लिए इंफ्रा खर्च का ध्यान रखे केंद्र। देखिए, नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि सरकार को अंतरिम बजट में पूंजीगत खर्च पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र का पूंजीगत निवेश अपेक्षाकृत कमजोर रहा है और भारतीय आर्थिकी में मजबूती बनाए रखने के लिए इसकी भरपाई जरूरी है। राजीव कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पूंजीगत व्यय में वृद्धि से इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर गुणवत्ता के परिणाम सामने आ रहे हैं। 5% तक सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन। इसमें बताया गया है कि सरकार ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उपकरणों पर आयात शुल्क घटाकर 10% किया है और सरकार के इस कदम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा प्रोत्साहन। चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले ये फैसला किया गया क्योंकि अभी भी वहां पर मोबाइल निर्माण सस्ता है। अंतरिम बजट से ठीक एक दिन पहले बुधवार को सरकार ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कई कंपोनेंट्स यानी उपकरणों पर आयात शुल्क में 5% तक की कटौती की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में भारत में निर्मित मोबाइल फ़ोन की लागत 3 से 5% तक कम होने का अनुमान है। इससे मोबाइल फ़ोन की कीमत में भी इतनी ही कमी आ सकती है। घरेलू स्तर पर मोबाइल फ़ोन की निर्माण लागत कम होने से मोबाइल फ़ोन के आयात की गुंजाइश कम हो जाएगी। साथ ही विदेशी कंपनियां भी भारत में मोबाइल बनाने के लिए और अधिक आकर्षित होंगी। नेक्स्ट है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते में 1 मार्च से जमा करने पर रोक। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड 29 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च से अपने खातों में ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा। इसके अलावा पीपीबीएल से जुड़े प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग टॉपअप पर भी रोक लगाई गई है। आरबीआई ने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सिस्टम की व्यापक ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट मांगने के लिए ये कार्रवाई की है। आरबीआई की इस कार्रवाई पर पीपीबीएल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 2023 के दौरान भारत में सोने की मांग 3% घटी है, ये इस न्यूज़ में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से कीमतें बढ़ती जा रही थी, कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान सोने की मांग वार्षिक आधार पर 3% घटकर 7, देखिए आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर, 747.5 टन रही है, जो 2022 में 774.1 टन थी। वहीं गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यदि कीमतें स्थिर रहती हैं तो बहुत अधिक अस्थिरता नहीं होगी। 2024 में देश में सोने की मांग बढ़कर 800 से 900 टन के बीच रह सकती है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जब कीमत इतनी ज़्यादा है इसलिए मांग कम है। जैसे नवंबर दिसंबर में कुछ कीमतें घटी थी तो लोगों ने उसमें सोने की खरीदारी की थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जनवरी में दूसरी बार सबसे अधिक रहा जीएसटी संग्रह। हालांकि आंकड़े बदलते रहते हैं, फिर भी इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जनवरी माह में 1.72 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह रहा है और 1.87 लाख करोड़ सबसे अधिक संग्रह अप्रैल 2023 में था और लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक रहा है संग्रह चालू वित्त वर्ष के हर महीने में। मतलब एवरेज इतना आ रहा है और सबसे ज़्यादा रहा था अप्रैल 2023 में और जनवरी में
1.72 लाख करोड़ रुपए रहा है जीएसटी संग्रह। तो हो सकता है आंकड़े और ये बढ़ते जाएं। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज पे जो हमास और इजराइल युद्ध है उसको हम स्किप करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान और उनकी पत्नी को तोशा खाना मामले में 14 वर्ष की सज़ा दी गई है और 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव हैं। H1B वीज़ा में धोखाधड़ी रोकने को प्रणाली में बदलाव करेगा अमेरिका। तो अमेरिका ने धोखाधड़ी की आशंका दूर करने के लिए H1B वीज़ा की वार्षिक लॉटरी प्रणाली में बदलाव की घोषणा की है। लाभार्थी केंद्रित चयन प्रक्रिया समेत कई उपायों के जरिए वीज़ा प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। H1B वीज़ा भारतीय IT पेशेवरों में काफ़ी लोकप्रिय है। वित्त वर्ष 2025 के लिए H1B वीज़ा आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू होगी जो 22 मार्च तक चलेगी। इससे पहले अमेरिका ने H1B वीज़ा के लिए घरेलू नवीनीकरण की सुविधा देने, यानी कि अब जो अगर रिन्यू कराना है तो उसे भारत आकर रिन्यू नहीं कराना होगा, वो अमेरिका में है तो वहीं से उसको रिन्यू करा सकते हैं, ये सुविधा दी गई है। H1B वीज़ा वो वीज़ा होता है जो जैसे भारत के लोग IT पेशेवर वहाँ पर कार्य करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं तो उन्हें H1B वीज़ा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसमें ट्रम्प और निकी हेली जो उम्मीदवार है उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है। और आगे देखते हैं कि मालदीव के महाभियोजक हुसैन समी पर हमला, इस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे। दुनिया में सर्वाधिक वेतन लेने वाले मस्क को कोर्ट का झटका, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर के सुल्तान इब्राहिम बुधवार को देश के 17वें राजा बने। उन्होंने कुआलालंपुर में राष्ट्रीय महल में एक समारोह में पद की शपथ ली। सुल्तान इब्राहिम की संपत्ति में रियल एस्टेट, खनन से लेकर दूरसंचार और पाम तेल तक के कई उद्यम शामिल हैं। उनके पास 300 से अधिक लग्जरी कारों का संग्रह, जिसमें एडोल्फ हिटलर द्वारा कथित तौर पर उपहार में दी गई एक कार भी शामिल है। सुनहरे और नीले रंग की बोइंग 737 सहित निजी जेट का एक बेड़ा भी शामिल है। उनके परिवार के पास एक निजी सेना भी है। तो ये आज का यानी 1 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।